वेलकम बैक ऑडियंस। हाँ, आज का हमारा कंटिन्यूएशन है उस एपिसोड की जिसमें हमने डूज एंड डोंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन कनाडा या वेस्टर्न एयरपोर्ट्स के बारे में जो हमने ये की थी कि आपने क्या उधर करना और क्या नहीं करना, कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने लेने हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या हो, लटरम पटरम डिफरेंट इंसिडेंट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो तौसीफ लास्ट टाइम कुड नॉट कंप्लीट व्हाट ही वाज सेइंग, तो आज हम तौसीफ को हैंड ओवर करते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू फहद। अच्छा, लास्ट टाइम ना बड़े मजे की सिचुएशन हो गई थी कि मैंने बड़ी तेजी से कवर करने की कोशिश की कि जो मेरा एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम एट एयरपोर्ट, टोरंटो एयरपोर्ट में, तो उसको मैं समराइज करके फिर मैं आगे चलता हूँ जो मैं एक्चुअली कहना चाह रहा था। तो उसमें सिंपल यही था कि चूंकि मैं पीआर पे था, मीन्स कि मेरी इमिग्रेशन हो चुकी थी। मैंने काउंटर पे जाके उनको बताया कि मेरी इमिग्रेशन हो गई। अच्छा, उससे पहले एयर पाकिस्तान एयरपोर्ट पे, अब नॉर्मली आप सबको पता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए आप 3 घंटे पहले पहुंचे हैं एयरपोर्ट। ठीक है। और सारी चीज़ें जो कॉमन है वो सभी को पता है कि आपको लगेज आपका ज़ाहिर विद इन वेट होना चाहिए, जो कि हम लोगों का अक्सर नहीं होता, स्पेशली व्हेन वी ट्रैवल विद फैमिली। और आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो प्रोहिबिटेड है, जिसमें फूड आइटम्स हैं। ये हमारे लोगों को नहीं पता। बहुत से यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर फूड आइटम्स जो हैं वो प्रोहिबिटेड हैं, स्पेशली डेयरी आइटम्स। लेकिन वो फिर भी उठा के लाते हैं, जिसमें मिठाइयाँ शामिल हैं। लिक्विड बहरहाल, यानी कि सिरपी आइटम्स। हाँ, मिठाइयाँ हैं। और तो और, हम तो और बड़ा कुछ खाते हैं, बट मैं उस पर बाद में आता हूँ। तो खैर, एयरपोर्ट लैंड करने से पहले टोरंटो में वो आपको एक लेटर या फॉर्म देते हैं, जिसमें आप डिक्लेरेशन, जिसको डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं, उसमें आप डिक्लेयर करते हैं कि आप क्या क्या लेके आ रहे हैं। तो उसमें आपको सब कुछ बताना होता है कि जो ऐसी चीज जो आपको डिक्लेयर करनी है। मेरे पास से कि फूड आइटम है कोई, ठीक है, तो मुझे वहां बताना है कि फूड आइटम है। मेरे पास पीनट्स हैं, मुझे वहां बताना है। मेरे पास जो ड्राई फ्रूट अगर है वो उसके अंदर बताना है। इसी तरह अगर मेरे पास गोल्ड है तो वो भी मुझे बताना है, जो एक एक नॉर्मल तो खवातीन ने पहनना होता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर मुझे डिक्लेयर करना है। बहरहाल, वो जब आप दे देते हैं तो उसके बाद आप जो है वो, खैर, इमिग्रेशन काउंटर पे वो डिसाइड करते हैं कि अगर आप इमिग्रेंट हैं, फर्स्ट टाइम एंटर हो रहे हैं, तो वो आपको एक सेपरेट इंटरव्यू रूम में ले जाएंगे। वहाँ पे दूसरे लोग बैठे होते हैं जो इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, तो वो कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछते। वो वही चीज़ें पूछते हैं जो आपने फॉर्म में ऑलरेडी दी होती हैं, कि नाम, पता, ये वो, कहाँ से आ रहे हैं, इमिग्रेशन का थोड़ा बहुत सवाल पूछ लेंगे, कब अप्लाई की, पैसों के बारे में पूछ लेते हैं, कितने पैसे लेके आ रहे हो, कैश में कितने हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई प्लान है कि नहीं। तो और बाय द वे, ये वही जगह है जहाँ पे रेफ्यूज जो असाइलम क्लेम करते हैं वो भी यहीं पे इंटरव्यू होते हैं। तो वहाँ पे लोगों को मैंने रिजेक्ट होते भी देखा। एक चाइनीज था, उसका वो जो एंट्री थी वो रिफ्यूज हो रही थी, हम्म। उसने असाइलम क्लेम किया था। तो एनीवेज, हमारे साथ चूंकि बड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस था हमारा उस हवाले से कि कोई ऐसी चीज़ थी नहीं हमारे पास जो उनके लिए ये वजह बने कि हमें रिफ्यूज़ करें। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखें कि उनके पास पावर है, वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो रिफ्यूज़ करेंगे तो यू कैन नॉट लीव एयरपोर्ट। आपको एयरपोर्ट के अंदर ही नेक्स्ट फ्लाइट पे वापस भेजेंगे। तो ये हम्म। जेन में रखें। तो इसलिए वहाँ बोंगियां मारने से बेहतर है जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब दें। और ये तो हमेशा सारी दुनिया में स्टैंडर्ड है कि कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, अगर वो कोई आपसे सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब क्लियर दें और छोटा दें, जितना प्रिसाइज हो सकता है। ज्यादा कहानियां उसके साथ डालने की जरूरत नहीं है, उसके साथ फ्रैंक भी ना हो, ठीक है, क्योंकि शोखी में आप कुछ ऐसी चवल मारेंगे जिसके बाद आपको खुद ही तकलीफ होगी। बहरहाल ये बात का बाकी डायरेक्ट जो, जवाब दें, ना कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से दें। बिल्कुल। हाँ, मतलब वो मैंने यहाँ पे हरकतें इस तरह की चवलें मारी हैं तो उसका मुझे खुमियाजा भी थोड़ा बहुत भुगतना पड़ा है। वो मैं बाद में बताता हूँ बॉर्डर क्रॉसिंग पे।
तो जो कनेडियन एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस है, स्पेशली अगर आप लीगल आ रहे हैं, तो बहुत स्मूथ है। हम्म, उसमें कोई किसी किस्म की एम्बिग्विटी या किसी किस्म का प्रॉब्लम होता नहीं। लोग गाइड करते हैं। नॉर्मली यहाँ पे ये करते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कि अगर फ्लाइट से सऊदी अरब से आ रही है, तो वो काउंटर पे ऐसे लोग होंगे मौजूद जिनको अरबी भी आती हो। अगर इंडिया से या पाकिस्तान से आ रही है, तो वहाँ पंजाबी बिठाए होते हैं उन्होंने, जो क्योंकि उनको स्पेशली उनको पता होता है कि ये यहाँ पे ऐसे लोग आएंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती। तो एक चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, और अब मैं फोकस करूंगा स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने पेरेंट्स बुलाते हैं पाकिस्तान से। वो पेरेंट्स का मैंने बड़ा ही बुरा हाल देखा है कैनेडियन एयरपोर्ट के ऊपर, अंदर भी और बाहर भी। अंदर उनको पता नहीं होता कि ये हमने कहाँ जाना है, वो अक्सर नर्वस होके भूल जाते हैं। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन जो मैंने किया था, जब मेरी अम्मी या पेरेंट्स आते हैं, कि उनको आप लिख के दे दें। एक पेपर के ऊपर लिखा हुआ हो कि आपने कहाँ जाना है, किसके पास जा रहे हैं, क्या रिलेशनशिप है, हम्म, वो किस शहर में रहता है, कितना अरसा आपने यहाँ पे रहना है, और कितने अरसे बाद आप यहाँ से चले जाएंगे। हम्म, ठीक है, ये वो कॉमन क्वेश्चन है जो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछता है, कि किसके पास आ रहे हैं, किसके पास आ रहे हैं, वो क्या लगता है आपका, ठीक है, कितना अर्सा यहाँ पे रहेंगे, आपके पास क्या कैश है। ठीक है, तो ये अगर आप लिख के दे दें, तो एयरपोर्ट के अंदर 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 तो ये ठीक रहेगा। एयरपोर्ट के बाहर जो है ना भाईजान, वो आपके अलावा कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकता, जिसने बुलाया हुआ है। मैं अक्सर देखता हूँ, जब मैं कभी किसी को ड्रॉप करने जाता हूँ या ड्रॉप पिक रिसीव करने जाता हूँ, स्पेशली पीआईए के ऊपर, बूढ़े बूढ़े गांव से मर्द और खवातीन आते हैं, उन्हें कोई लेने नहीं आया हुआ आगे। हाँ, यकीन करो, मैं अम्मी को छोड़ने गया था, नहीं, रिसीव करने गया था। वहां पे एक खातून आई, न्यूली वेड वुमेन, जिसने, इवन वो इतनी तैयार थी कि जैसे वो दुल्हन ही नहीं तैयार हुई होती, वो उस तरह की तैयार थी। वो भाई साहब उसको लेने नहीं आए। ठीक है, अब अम्मी मेरी चूंकि व्हील चेयर पे थी, तो व्हील चेयर वाले जो हैं वो लेट आते हैं काफी, और वो खातून बहुत पहले आ चुकी थी बाहर। अब वो एयरपोर्ट पे खड़ी है, मेरा ख्याल है मैं 1 घंटा वहां खड़ा रहा हूँ, 1 घंटा उस औरत के पास कोई बंदा नहीं आया, कोई उसको लेने नहीं आया। एंड शी वॉज आस्किंग फॉर समबडी टू गिव हर फोन, तो वो फोन करे, फोन भी ना लगे, फोन बंद था। सेम केस, वो एक अम्मा जी आई थी, उनके साथ भी ये हुआ कि वो वहां पे आ गई, उनका बेटा नहीं आया हुआ था। तो इत्तेफाक से उन्होंने मुझे कहा कि मैं, अगर ये फोन नंबर है तो इस पर फोन मिला दूं। फोन नंबर पूरा नहीं था, फोन नंबर गलत था, यानी कि 10 डिजिट्स होते हैं, वो मेरे ख्याल 9 या 8 ऐसा थे। क्यों करते हैं? मुझे नहीं पता, मैं उस लेवल पे मैं जा नहीं पाया आज तक। मुझे समझ नहीं आई कि लोग, यार अगर आप बुला लेते हो तो कम से कम एयरपोर्ट पे तो लेने आओ। इसमें प्रदेश है, प्रदेश में पाकिस्तान से आया हुआ फैमिली का मेंबर तो वैसे ही घबराया होता है बहुत। स्पेशली जो फर्स्ट टाइम आया हुआ, हाँ, जो फर्स्ट टाइम। ये तो वो है कि जिनकी एजुकेशन लेवल चलो इतनी नहीं होगी। मैं 2017 में जब पाकिस्तान से आया, तो इत्तेफाक से मेरी साथ वाली सीट पे एक लड़की थी, यंग थी, काफी पढ़ी लिखी थी। तो मैं तो खैर सोया ही रहा। जब वहां पे उतरे, तो थोड़ी देर पहले ही मेरी आंख खुली, एयरपोर्ट आने से पहले, लैंड करने से पहले। तो अब मैंने बुक कराई थी राइड, मुझे उसके लिए 3 घंटे वहां इंतजार करना था, क्योंकि जाहिर है वो दूसरे शहर जाना था, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। मैं 3 घंटे तक उसको ऑब्जर्व किया, उसे कोई लेने नहीं आया। तो मुझसे नहीं रहा गया। तो मैंने उससे पूछ लिया कि आपको किसने यहाँ पे लेने आना, आप काफी देर से इंतजार करिए। कहती मेरे भाई ने आना, लेकिन जो है वो नहीं आ रहा, और मैंने फोन भी नहीं लग रहा। और वो फर्स्ट टाइम कनाडा आ रही थी। अब यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब कोई आप किसी किस्म, चलो वो अम्मा जी की भी क्या बंदा हेल्प करे, ना उनके पास एड्रेस ना फोन नंबर भी सही नहीं। ठीक है, तो ऐसे लोग, बड़ी तकलीफ होती है एयरपोर्ट पे देख के। तो खुदा के लिए ये हरकतें ना करें। अगर आपने किसी को बुलाया है, तो उसको टाइमली लेने पहुंचे। वो पहले से नर्वस होता है, और वो आगे से जो एक उसको माहौल देखने को मिलता है, वो और उसकी हालत खराब हो जाती है।
बाकी वही चीजें, झूठ नहीं बोलने की जरूरत आपको एयरपोर्ट के ऊपर। उसका भी एक ऐसा इत्तेफाक हुआ था कि JFK, US, न्यूयॉर्क में, झूठ नहीं मैंने बोला। मुझे या ऐसे ही मैंने बाय द वे उससे पूछा कि कितना अरसा आप पाकिस्तान में रहे हो, तो मैंने कहा कपल ऑफ वीक्स। तो साथ मेरे वो बेटा था मेरा, तो वो बोल पड़ा साथ ही, वो कहता नहीं जी, वी स्टेड देयर 21 days। ओह। तो मैंने कहा यार ये कपल ऑफ वीक्स ही बनता है। कहता है ना। तो वो जो सिक्योरिटी ऑफिसर था मुझे कहता है बी प्रिसाइज, कि अगर 21 days रहे हो तो 21 days ही बताओ, व्हाट इज दिस कपल ऑफ वीक्स। अब ये मैंने एक बाय द वे, जैसे हम यहाँ पे कपल ऑफ डेज या ऐसे ही बोल देते हैं, मैंने उसको बात की तो उसने कहा नो, व्हेन यू आर एट एयरपोर्ट बी प्रिसाइज एंड यू शुड नो योर नंबर्स। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तीसरी चीज ये है कि फूड आइटम्स जब आप लेके आते हैं तो भाईजान फूड आइटम्स के अंदर मेक श्योर कि वो प्रोहिबिटेड नहीं है। जैसे कनाडा में डेयरी आइटम्स कंप्लीटली बैन है। और इसको आप गूगल करके आराम से चेक कर सकते आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ होता है, ट्रैवल एडवाइजरी में लिखा हुआ होता है कि क्या आपके पास, क्या आपको, क्या आप ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते। हैं। ठीक है। और उसको उसको कट। डिक्लेयर भी करें एयरपोर्ट पे कि जो मेरे पास है। हम्म। एक रिसेंटली मेरे इन लॉज आए, तो जब मैं उनको एयरपोर्ट पे लेने गया तो वहां पे ना अजीब सी एक स्मेल फैली हुई थी पूरे वो हॉल के अंदर, एक बड़ी गंदी सी स्मेल। मैं सोचूं, मैंने कहा यार कोई फिलीपीन, वो फ्लाइट्स 2-3 आई थी, मैंने कहा यार शायद कोई फिलीपीन से कोई मछली की स्मेल अजीब सी हमक। तो वो बड़ी देर उसको बर्दाश्त किया, अब कुछ समझ में ना आया कि कहाँ से आ रही है। तो वो पता क्या चलता है जनाब, PIA से कोई फैमिली आई है, उन्होंने गीली फलियां डाल रखी थी उसके अंदर, कटी हुई। ओके अब इंटरेस्टिंग। वो गीली थी, या तो ड्राई होती तो चलो वो उनका स्मेल ना करती, वो गीली थी। वो मेरा ख्याल कहीं 14 घंटे की फ्लाइट है, वो फ्लाइट के अंदर ही वो कहीं खराब हो गई। सही तो सही। उनकी हमक थी वो उस पूरे हॉल के अंदर, और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों आ रही है। वो किसी ने पता नहीं, वो चूंकि बैग था, तो जब बैग उन्होंने चेक करने के लिए खोला उसी फैमिली ने, तो उनको अंदाजा हुआ कि ये हमसे गलती हुई है। वो बड़ा अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। तो ये हरकतें, इस तरह की चीजें लाइलमी में हो जाए तो वो अलग बात है, जैसे वो फैमिली के साथ हुआ, वो लाइलमी में हुआ, कोई इंटेंशन नहीं थी। ठीक है। लेकिन अचार अचार की बोतलें, ठीक है, और कुछ लोग देसी फ्रोजन घी। चन देसी घी, फ्रोजन फूड। चलो फ्रोजन फूड तो फिर भी फ्रोजन होता है, उसका कोई ऐसा नहीं है मसला। लेकिन कोशिश करें कि इस तरह की चीजें और ना लाने की लेके। लाने की जरूरत इसलिए भी नहीं क्योंकि कनाडा में सब कुछ मिल जाता है। मिल राइट। जाता है, बिल्कुल सब कुछ मिलता है। लोग सर्फ लेके आते हैं जो बड़ी कॉमन है, सर्फ हम्म। एक्सेल या इस तरह की चीजें, जो हाथ से धोने वाले कपड़े, क्योंकि यहाँ पे उस तरह का उनको मजा नहीं आता शायद मशीन पे धुलें तो वो हमारे कपड़े भी ऐसे एम्ब्रॉयडरी वाले हैं कि वो हाथ से धुलने हैं। सर्फ उनके लिए स्पेशल वहां से आता है। ठीक, तो चलें अब थोड़ा सा वो पिवट करते हैं इस टॉपिक से, आतिफ भाई का एक्सपीरियंस पूछते हैं कि आतिफ भाई आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस एयरपोर्ट्स पे, जो आपने माशाल्लाह दुनिया घूमी हुई है, अपने एक्सपीरियंस से हमें बताइए कि आप म्यूट हैं। मेरे एक्सपीरियंसेस के अंदर ना उतनी ज्यादा वो नहीं है। एक तो ये कि मेरे एक्सपीरियंस जो है ना वो पब्लिकली डिस्कस करने वाले उतने ज्यादा नहीं है। मैं आपको सेकंड पर्सन इंस्टेंस कुछ बता सकता हूँ जी जी। कि मेरे दोस्त की मिसेस यहाँ से गई और उनके पास वाहद आदमी जो मेरे दोस्त को ट्रेस कर सकता था वो मैं था। ओके। तो सन 2001 2002 में जो मेरे UK वाले दोस्त थे वो मुझे कहते थे कि ये हमारा टॉम टॉम है। उस जमाने में गूगल मैप्स की अल्टरनेट एक ऐप होती थी, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ APIs वगैरह के ऊपर काम करता था। तो मुझे अक्सर चीज़ों का ये था कि मैंने मैप क्वेस्ट या कोई इस तरह की चीज़ यहाँ पे खोल लेनी गूगल मैप्स के आने से पहले, फेसबुक के बनने से भी पहले, जीमेल के से पहले वाले दौर में। तो वीडियो चैट बड़ी लिमिटेड लिमिटेड सी होती थी।
तो नॉर्मली हम ऑडियो चैट की बात कर रहे होते थे, तो मैं उसके ऊपर यहाँ से मैंने स्क्रीन पे खोल के बैठे हुए होना और मैं नक्शा समझा रहा होता था कि जी यहाँ से अब आप लेफ्ट मुड़ेंगे, फर्स्ट छोड़ के सेकंड स्ट्रीट के ऊपर आप राइट पे अंदर हो जाएंगे, दो घर छोड़ के तीसरा जो है। तो ये मैप के ऊपर मुझे लग रहा है ये कोई ना ब्लू सा गेट है इसका, तो बस इसी का नॉक कर दें आप, तो आपका एड्रेस मिल जाएगा। तो इस तरह की सर्विस मैं यहाँ से दिया करता हूँ। मैंने अक्सर लोगों की मिसेस को, उनकी वालदा को यहाँ से बैठ के टैक्सी भी करवा के दी है, यहाँ से बैठ के उन्हें गाइड भी किया है। और मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा तो सीख पाई, क्योंकि यही होता है। और जो बंदा पहली दफा गया हुआ होता है ना, तो मैंने ज्यादातर, मसलन आपका कनाडा है ना इनका, तो मैंने कनाडा ज्यादातर, मेरा एक दोस्त है, किसी दिन उसे पॉडकास्ट में खींचने की कोशिश करूंगा। वो होता है मिसिसागा में, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और डेवऑप्स का ही काम करता है, नेटवर्क साइट के ऊपर है। 20 साल हो गए उसे कनाडा के अंदर। हमारी एज का, थोड़ा सा आप लोगों से ज्यादा एज है। तो वो अदनान अली मुनव्वर, तो उसके फादर भी फौज में से। तो वो बहुत सारी चीजें हमारी आपस में शेयर। तो मैं दोस्तों के साथ, अब अदनान का ये है कि उसने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जो है, मेरे चूंकि जागने का टाइम होता है तो मैं उसके साथ कॉल में होता हूँ, और उसने स्क्रीन पे मोबाइल लगा के मुझे दिखा रहा होता है कि जी यहाँ से ये है, यहाँ से ये है। तो अब तो मैं इसी सागा के अंदर भी लोगों को रास्ते बता देता हूँ। हम्म। फूड स्पॉट्स का मुझे पता है कि कबाब कहाँ से अच्छे मिलते हैं, कॉफी कहाँ से अच्छी मिलती है। तो ये वाकई लैकिंग है हमारी कि हम प्रिपेयर नहीं करके जाते हैं। और वेर अगर आप किसी इंडियन के साथ बात करें, तो इंडियंस जो हैं वो होमवर्क घर से करके आए हुए होते हैं। हम्म। और बहुत से लोग हैं जो उनके बारे में मिक्स से वो रखते हैं जज्बात, बट ये है कि मैं उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट जरूर जरूर करता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे दोस्त हैं। और आईटी में चूंकि हम हैं, तो अक्सर औकात हम अपना काम किसी को हैंड ओवर कर रहे होते हैं, वो इंडियन निकल आता है, या किसी इंडियन का काम जो है किसी कंपनी ने हमारे पास शिफ्ट कर दिया तो हम टेक ओवर कर रहे होते हैं। तो बड़ी अच्छी और बड़े बड़े फेमस लोगों के साथ वहाँ पे वन टू वन लेवल के ऊपर अच्छे ताल्लुकात हैं। हम्म। वो जब अपने बंदे को भेजते हैं ना, तो यारों दोस्तों के अंदर वो जो अलविदाई कैंप है ना उसका, जो आखिरी उसने, जिस तरह शादी से पहले एक बैचलर नाइट मनाते हैं, इस तरह बाहर जाने से पहले वो बंदे को गाइड करके भेजते हैं, हम्म। और जो कम्युनिटी के लोग होते हैं। इस चीज का फुकदान हमारे पास है। तो आज जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो था जापान के, जापान की जापान कोर की। वैल्यूज। बिल्कुल। जापान की जो पहली कोर वैल्यू मेरे अपने एक्सपीरियंस में आई, वो भी जब 2 साल पहले मेरा भतीजा वहां पे गया। मेरे उस्ताद, मेरे मेंटर टीम इम्तियाज अहमद सिद्दीकी सब पिछले साल अल्लाह के पास गए हैं। तो जब उनके बेटे को भेजा, तो कंप्यूटर वाला मैं ही बंदा था इर्द गिर्द में। अब वो किस एयरपोर्ट पे है, और मैं उसकी फ्लाइट का जो है वो मॉनिटर भी हम यहाँ से कर रहे थे कि इस वक्त फ्लाइट कहाँ से गुजर रही है। तो मैं स्क्रीन पे खोल के दिखाता था, तो वो भाईजान वहीं पे बैठ के खुश हो रहे होते थे, और उस बच्चे के दादाजी भी, कि खान साहब ने सही आंख रखी मुंडे के ऊपर ना, खान साहब को बड़ी। तो मैंने जापान को सीखा है अपने भतीजे इजाज अहमद सिद्दीकी के वजह से। वैसे हम उसे हनी कहते हैं, तो उसी के नाम से मिलता जुलता है कि जापान की जो पहली कोर वैल्यू है वो है हारमोनी। उसे वहां की जुबान में उसे कहते हैं वाह। जापानी सोसाइटी जो है ना, वो प्रायोरिटाइज करती है चीजों को कि ग्रुप हार्मोनी जो है ना, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर ज्यादा वो रहे। और जो बाहर के लोग हैं वो वहां पे जाके तंग भी इसी चीज की वजह से होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों के ऊपर वो अपने ग्रुप के अंदर रहते हैं, ग्रुप से बाहर वाले की इंक्लूजन नहीं करते। मगर जब आप उनके किसी ग्रुप के अंदर एक्सपोज हो जाते हैं और आपको उन्होंने अपने अंदर शामिल कर लिया, तो फिर आपको वहां पे हार्मोनाइज पे बिलीव करते हैं, प्राइवेसी भी अपनी रखते हैं। दूसरी उनकी जो कोर वैल्यू वो है रिस्पेक्ट। आई टोटली एग्री या। वो, चाहे आप उनकी जुबान के ऊपर देख लें, चाहे आप उनकी जेस्चर के ऊपर देख लें, आप समझें कि वो एम्बेडेड है उनके अंदर, सॉफ्टवेयर की जुबान में, कि वो उनके सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बेडेड है वैसे रिस्पेक्ट। झुकते हैं, वो झुक झुक वो के बात। झुकते हैं, ये तो जेस्चर है ना। मगर वैसे भी उनकी जुबान के अंदर, उनकी हम्म। जुबान में अगर आप, हम सिर्फ शुक्रिया कह के निकल जाते हैं, सिर्फ सॉरी कह के निकल जाते हैं। उनके पास लंबे वर्ड हैं।
कि वो ये नहीं है कि हम कुछ नावा करते हैं तो ये थैंक यू नहीं है, ये है आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। अब जो पुर्तगाल वाले हैं ना, तो वो बीजू शीजू करके तो निकल जाते हैं, पुर्तगीज वाले या जो ब्राजीलियन है। जैपनीज ऐसे नहीं है। जैपनीज पूरे तसल्ली से वो फिक्रा बोलेगा, और उसके चेहरे से आपको लगेगा कि वाकई वो शुक्रिया ही अदा बिल्कुल। कर रहा है। ही इज नॉट जस्ट स्पिटिंग आउट वन और टू वर्ड्स, वो उसको लेके चलेगा। तीसरी जो कोर वैल्यू मैंने देखी है, जो मैंने वहां के लोगों में देखी है, कि वही इजाज अहमद जो है, ये यहाँ पे मुझे उठाते थे। तो सैटरडे को तो मैं नहीं जाके उठाना था, क्योंकि सैटरडे मॉर्निंग मैंने लाहौर से निकलना है फर्स्ट डेमो पे, और गाँव पहुंचना है, और नाश्ता करता था मैं भाईजान की तरफ। तो जब उसको उठा रहे होते थे तो मुझे कहते थे, यार सारिया ने उठा लिया, उन जाके आती हुई तुम उठा दो जा। जापान में जाके जो डिसिप्लिन और वर्क एथिक्स हैं, वो काम के टाइम पे फोन नहीं करता था मैं, और काम के टाइम के ऊपर वो फोन काटता भी नहीं था, और साइलेंट पे रखा हुआ था। कि वो भी, इसको वो कहते हैं, इनकी फेमस फिलॉसफी है, इसको वो कहते हैं काइजन। काइजन। काइजन है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। वही जो हमारे डेवऑप्स के अंदर CI/CD है, कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट जो है, तो ये उनके कल्चर के अंदर है कि आपने डिसिप्लिन के अंदर भी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहना है, और वर्क कल्चर के अंदर, वर्क एथिक्स के अंदर भी अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। बिल्कुल। और उनके और कल्चर की जो सबसे, इन तीनों चीजें जो मैंने बताई हैं, ये तीनों चीजें अगर आप उनके वहां पे देखें, तो उनके करिकुलम के अंदर पहले 5 साल वो अपनी कोर वैल्यूज के अलावा कुछ नहीं सिखाते। और चौथी कोर वैल्यू जो मुझे याद पड़ती है, वो मिनिमलिस्टिक है। मतलब आप समझे कि इकिया बनाई उनके लिए हर चीज में। अगर उसका रूटीन जो है वो 2 सूट्स के साथ चल रहा है, वो मोस्ट ऑफ देम दे वुड नेवर बाय अ थर्ड सूट। अगर उसके कोई भागने शागने का काम नहीं है, तो उसके पास सिर्फ एक जूतों का जोड़ा होगा, और वेल ऑफ है बंदा। हमारी तरह नहीं है कि मैं अपनी टेबल की आपको दिखाऊं तो मेरी टेबल पे कुछ 4 चीजें पड़ी हुई होंगी जिनका कोई मीनिंग नहीं है। जस्ट थॉट कि ये होनी चाहिए, और वो है। उन्होंने अपने आप को महदूद किया हुआ है कि सिर्फ जो चाहिए वो ही है। और उनके अगर मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म है। और दूसरी और इसी का सेकंड पार्ट जो है, क्योंकि ये फिलॉसफी एक ही है, तो इस फिलॉसफी के अंदर जो दूसरा उसका वो है क्लीनलीनेस। जापानी सर्दी हो गर्मी हो डेली नहाएगा, डेली उसके कपड़े इस्त्री होंगे, और एक सलवट भी आ जाएगी तो उसको पूरा दिन तकलीफ होती रहेगी कि यार ये क्या हो गया। और ये मेरे उनकी को हर चीज में नजर आता है, और इन 4 एग्जैक्टली वैल्यूज के ऊपर वो बचपन से बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं। exactly. हमारे पास वक्त महदूद रह गया, तो कुछ मैं कुछ फैक्ट्स भी शेयर कर देता हूँ। जी काइंड। आपने बिजनेस में लास्ट किसी एपिसोड में मैं लीन मेथोडोलॉजी का भी जिक्र कर रहा था। लीन मेथोडोलॉजी और एजाइल भी जापान से ओरिजिनेट हुई। सो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स के दुनिया को ड्राइव करने वाली कुछ फोर्सेस जो हैं इस वक्त, मेजर फोर्सेस, वो जापान से ओरिजिनेट हुई। ओरिगामो ओरिगामी ओरिगामी आर्ट जो है। जो है वो उधर से हुआ है। उसके अलावा दुनिया के टॉप ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, टोयोटा, होंडा, सुबारू, सुजुकी, वो जापानीज हैं। टोयोटा को रिसेंटली जो सर्वे हुआ है उसमें सबसे रिलायबल, मोस्ट इकोनॉमिकल, रीजनेबली ब्यूटीफुल कार्स, वो टोयोटा की कार होती है। प्रियस का नाम सर फहरिस्त था उसमें। अच्छा, इसके अलावा जापान में एक बड़ी मजे की चीज है, और वो है कोई फिश की ब्रीडिंग। कोई फिश होती है जो पॉन्ड फिश होती है, जिसकी बैक पर खास किस्म का पैटर्न बना होता है, ऑरेंज, ब्लैक, और वो वाइट होती है। वो दुनिया का सबसे बड़ा होलसेल एक्सपोर्टर भी फिश का, जनरल फिश का भी है, लेकिन स्पेसिफिक ब्रीडिंग में, यानी कि जो शौकीन लोग हैं, वो उसका सबसे ज्यादा ब्रीडर उधर जापान में पाया जाता है। और मजे की बात है, उस फिश की वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम $100 टू $60 million एक एक फिश की, क्योंकि उसमें कंपटीशन ये होता है कि फिश की बैक साइड पे जो पैटर्न बना है वो ब्रीडिंग करवा करवा के सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए वो करवाते हैं।
अच्छा, मैं जब फिनलैंड में था तो मेरा एक रूममेट था जापानी, यूकी सुगीमोतो, मैं उसका नाम ले लेता हूँ, बहुत ही अच्छा दोस्त था मेरा, रूममेट भी था। तो इतना वो साफ रखता था अपार्टमेंट को कि मुझे यकीन नहीं आता था कि मैं मतलब इतनी एक जर्रा भी वो बर्दाश्त नहीं कर, जब उसकी बारी होती थी सफाई करने की। एक दिन मुझे कहता चलो इधर जरा शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने कहा चलो, हम स्टूडेंट थे उस वक्त, हमें क्या पता था ना, हमारे पास इतना बजट था। तो स्टॉकमान गए हम, जो हम मैंने समझा हम सिर्फ विंडो शॉपिंग करने जा रहे हैं। स्टॉकमान यहाँ का सबसे हाई स्ट्रीट वो कंसिडर किया जाता है, बड़े लेविश किस्म के ब्रांड्स, और 20-30,000 यूरोस की उधर जैकेट्स ही होती हैं सिर्फ। हम उधर गए, और वो भाई साहब ने ऐसे अपनी ट्रॉली भरनी शुरू की, तो जब कैशियर पर आए तो उसका बिल बना 11,000 यूरोस। सो मैंने उसे कहा, मैं आर यू क्रेजी, मतलब इतनी, कहता है मैं क्यों ना खरीदूं, ये सस्ती बहुत है। मतलब फॉर हिम इट वाज दैट चीप। लेकिन एनीवे, गोइंग बैक टू आल्सो, फुकुशिमा का एक मैं वाकया बताता हूँ। 2011 में फुकुशिमा का न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ और रेडिएशन फैल गई। तो करने वाला काम ये था कि उधर सफाई की जरूरत थी। तो जितने रिटायर्ड लोग थे, उन्होंने कहा कि जवानों को नहीं हम करने देंगे, हम उनसे लेकर, उन्होंने मास्क लिए, उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी काफी है, हमारी कम है। तो उनको रेडिएशन से बचाना है, नई नस्ल नौजवान को हम बचाते हैं, हम जाके सफाई करते हैं। उन तो रिटायर्ड लोगों ने जाके। वो रिटायर्ड लोगों ने एक ग्रुप बनाया था उस जमाने में, उसका नाम रखा था फुकुशिमा 50। हाँ। तो उसमें अलाउड ही नहीं था कि नॉन इंजीनियर कोई बंदा जो है उसमें जाके शामिल भी हो सके। हम्म, और 50 साल से एक दिन छोटा भी है तो उसको उन्होंने कहा नहीं, तुम बच्चे हो, हाँ, अगली दफा तुम देखना। हाँ, और जो सबसे मजे की चीज थी कि इस तरह की चीज किसी भी मजहब मुआशरे में हुई भी होती, जिस मुल्क के में से कोई दोस्त इस वक्त हमारे साथ नहीं बैठा हुआ, तो जीरो राइट्स, हम्म, जीरो केओस, और जस्ट जो चीज वहां देखने में मिली होगी लोगों को तो वो सिर्फ डिसिप्लिन है। ऐसा ही। एक शहर को एवैक्यूएट किया जा रहा है और गाड़ियों की डबल लाइन नहीं, हम्म, सिंगल लाइन के अंदर गाड़ियां आ रही। पैनिक नहीं। वन वीडियो सर, वन वीडियो आई सीन ऑफ फुकुशिमा। हम्म, और ये उस जमाने में आपसे मिलने से पहले का ये वाकया है। तो 2011 की बात है। हम्म, उस जमाने में मैं यूके के साथ काम करता होता था। जी, तो सिर्फ आपने। तो मैं वो इनके डिसिप्लिन और सफाई पे दो बातें करूंगा, और एक मेरा सवाल भी है आप दोनों से। इरिगेशन में ना जापानीज का कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा था किसी कैनाल पे, पता नहीं क्या कर रहे थे। उनके लिए मंगवाएगी फोटोकॉपियर मशीन। अब वो जिस दरवाजे से गुजारनी थी वो तंग था और मशीन बड़ी थी, पर ऊपर से वो खाली था, मतलब ऊपर कुछ नहीं था, जस्ट क्यूबिकल जैसे बनाया होता है। तो हमारे जो इंजीनियर थे पाकिस्तानी, उन्होंने कहा कि जी हम ऐसा करते हैं, इसको उठा के ऊपर से नीचे उतार लेंगे। वो बंदा अड़ गया जापानी, उसने कहा नहीं, दरवाजा चौड़ा करो, ये कोई तरीका नहीं है। वो क्या यार, दरवाजा अब टाइम नहीं है इतना हमारे पास। उसने कहा नहीं, इसको बाहर रखो, दरवाजा चौड़ा करो, जब ये इतना हो जाए कि ये अंदर से निकल जाए तब इसको लेके जाना। तो उसने ऐसा ही करवाया। एक तो ये सफाई उनका, मतलब है तो हमारा निस्फ ईमान, लेकिन उनका मेरा ख्याल पूरा ईमान है। मान। उनके घरों में एक तो लकड़ी के मेरे ख्याल ज्यादातर घर हैं या कंक्रीट के, आई डोंट नो। घरों में तो सवाल ही पैदा नहीं होता वो जूते पहन के फिरें। हम्म, सारे मेरे ख्याल फ्लोरिंग उनकी वुडन है, उसके ऊपर उनके अपने स्पेशल जूते हैं या सॉक्स हैं। और ये बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है इस तरह, और सफाई उनका घर। सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि ऑटोमोटिव में ये जापान दुनिया में सबसे ज्यादा आगे है, क्वालिटी की ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं। सुजुकी क्यों नहीं इन्होंने आज तक बेहतर की, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर? और यही तीनों कंपनीज हैं जिनके ऊपर एलिजिडली, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये लोग, इन लोगों ने मोनोपोली किया पाकिस्तान के करप्ट जो पॉलिटिशियंस या जो भी डिसीजन मेकर्स थे, उनको ब्राइब दिए ताकि कोई और कंपनी वहां पे ना आए। इसकी क्या, ये क्या सही है, ये गलत है, या ये बस मेरा ख्याल ही है? हमारे जी पास मैं सिर्फ बता रहा 2 मिनट रह गए, 2-2.5 मिनट जी है। मैं गो। शॉर्ट करता हूँ।
पहली तो ये कि जो चीज मैं मिस कर रहा था ना इसके बारे में, कि जापान में पहले 5 साल सिर्फ 25% मार्क्स होते हैं एकेडमिक्स के, और बाकी 75% जो है वो मैनर्स, टीम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 25-25% के सब्जेक्ट हैं जो पहले 5 साल बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। और अगर कोई बच्चा किसी चीज में लैग कर रहा होता है तो उसके घर वालों को बुला के कहते हैं कि भाईजान, हमारे पास तो ये 6 घंटे के लिए आता है, बाकी 18 घंटे में आपने क्या किया। वहां पेरेंट्स अकाउंटेबल होते हैं। पहले 10 साल में अकाउंटेबल पेरेंट होते हैं, बच्चा नहीं होता। और जो सबसे बड़ी चीज इसके अंदर जो मुझे वहां की अच्छी लगती है, और चाइना की भी, जो बच्चे हैं ये क्लासरूम साफ करते हैं। उनको उस लेवल से सिखाया जाता है कि ये करना। वो टिपिकल जो गैंगस्टर माइंडसेट वाले लोग हैं, वो जो हर मुआशरे के अंदर 0.01% होते हैं, उन लोगों को छोड़ के अगर आप वहां के किसी बिलियनर को भी देखेंगे और उसे जमीन पे पड़ी हुई कोई चीज नजर आ जाएगी, तो वो उठा के अपनी जेब में डालेगा और जब किसी डस्टबिन के पास जाएगा तो फेंक देगा। हमारे लिए ये एक वाकया है, उनके लिए ये एक कल्चर है, उनके लिए ये उनका लिविंग स्टाइल, द वे द लिव। ठीक है, इसको रैप अप करते हुए आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब मैं इस तरह दूंगा कि हर सोसाइटी में अ, जो बिजनेस तबका होता है, हर बिजनेस की ये कोशिश होती है कि अगर किसी मुल्क का ये कानून अभी नहीं बना या इजाजत देता है मोनोपोलाइज करने की, तो वो करते हैं। आज के ज़माने में ये मोनोपोली करना कई कंट्रीज में, खासतौर पर यूरोपियन में, ये बड़ा मुश्किल है और नामुमकिन है तकरीबन, लेकिन अभी भी इधर भी है। जो जापान की बात है, एज ए सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल, वो हमसे रिलेटिवली बहुत बेहतर है, मगर जो कारोबारी तबका है वो रास्ते बनाते हैं। और सुजुकी जो है वो, उनकी गाड़ियां इसलिए अच्छी नहीं है, एक तो उन्होंने काफ़ी सारा बर्डन, उन्होंने किसी भी मुल्क में कारोबार ओपन करने का सबसे मेन पर्पज़ ये होता है कि वहाँ के लोगों, लोकल्स को जॉब्स दी जाएं, तो वो इस नीयत के ज़रिए भी वो करते हैं। और जब आप लोकलाइज कर देते हैं तो मैनेजमेंट भी लोकलाइज होती है, तो वो एक ब्लेंड बन जाता है, तो वो इन्फ्लुएंस वहां से भी आता है। मैं ये नहीं कि मैं उनको बिल्कुल वो नहीं कर रहा, लेकिन अगेन जो भी बंदे उधर बैठे होते हैं वो स्टेटस को छेड़ने नहीं देते। लेकिन खैर, इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हमारा तकरीबन टाइम खत्म हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। थैंक यू सो मच।